तो लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था टॉपिक। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया था, ऐसी प्रॉपर्टीज है जहाँ पे सॉलिड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडीज की जाती हैं सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन में, ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाए एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो वाटर में जैसे आपने शुगर डिसॉल्व कर दी, तो सरफेस पे पहले सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स थे, अब वहां पर शुगर के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे। जिस सरफेस पे पहले सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स थे, जैसे इसको देखोगे राइट हैंड साइड पे आपने फिगर को, तो वो सारे पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते थे। अब वहां पे कुछ पार्टिकल्स शुगर के भी आ जाएंगे, तो नॉट ऑल पार्टिकल्स कैन नाउ इवेपोरेट। ठीक है, सो दिस विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर, दिस विल डिक्रीज व्हाट, द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ते हैं। ठीक है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो उसे बॉईल करने में अब ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, so this will elevate the boiling point. ठीक है, and it will decrease the freezing point and it will also affect the osmotic pressure. तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको एक एक करके पढ़नी है। सबसे पहले हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था पढ़ना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर का मतलब वही है कि हमने सरफेस के इसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स डाल दिए, नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो पार्टिकल्स अब इवेपोरेट हो नहीं पाएंगे। ठीक है, वो पार्टिकल्स जब इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इन नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स की वजह से जो इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो इन नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन को अगर हम काई 2 से रिप्रेजेंट कर दें और जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन को काई 1 से रिप्रेजेंट कर दें, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया इवेंचुअली। ठीक है, क्या फॉर्मूला डिराइव किया हमने, फॉर्मूला हमारा ये था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लास्ट क्लास में इवेंचुअली फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, जिसके अंदर P1 नॉट क्या है, P1 नॉट है प्योर वाटर यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और P1 है आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉलिड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी आफ्टर डिसॉल्विंग द सॉलिड। ठीक है, और इसमें वही यहाँ पे जो ये है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये तो आपको पता ही है। N2 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसी टॉपिक पे अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे हम एनसीईआरटी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कराता हूँ। ये चलो थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया, थोड़ा से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि ये समझ में आसानी से आ जाए आपको। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन 2.9, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.9। लेट्स स्टार्ट विद दिस। So I hope you all can read question 2.9 exercise का, sorry, in text question 2.9. So what does it say? Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 millimeter mercury. प्योर वाटर के प्रेशर को, या मैंने क्या लिखा ऊपर देखो यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर को क्या बोलते हैं, P1 नॉट। सो ये आपको दे रखा है P1 नॉट ऑफ प्योर वाटर, कितना दे रखा है, 23.8 मिलीमीटर मर्क्यूरी।
ठीक है। उसके बाद दिया 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपका मास ऑफ सोल्यूट भी दे दिया 50 ग्राम यूरिया है जो कि, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया 850 ग्राम जो कि वाटर है। तो 50 ग्राम यूरिया को हमने 850 ग्राम में डिसॉल्व किया। आपको बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि आपको P1 कैलकुलेट करना है। P1 नॉट आपको बता दिया है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको P1 कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, और उसका रिलेटिव लोअरिंग भी निकालना है। एंड यू आल्सो हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या, आपको ये जो वैल्यू होती है डेल्टा P1 अपॉन P1, इसकी क्या वैल्यू होगी वो भी निकालनी है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कैलकुलेट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे पहले हम दोनों चीजों के मोलर मास लिख देते हैं, हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट के। सोल्यूट जो है आपका यूरिया है, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा। यूरिया का फॉर्मूला आपको दे रखा है, देखो NH2CO NH2, इसका मोलर मास आता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कहाँ किसका मास निकाला है हमने, ये NH2CO NH2 कैलकुलेट करके देख लेना, इसका मास निकल कर आता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर का मोलर मास आपको पता ही है 18 ग्राम पर मोल होता है। सो दिस इज वाटर। नाउ फॉर्मूला लगा देंगे, P1 इज इक्वल्स टू, सॉरी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो P1 नॉट आपको दे रखा है 23.8, P1 आपको कैलकुलेट करना है 23.8, P1 नॉट की वैल्यू आ जाएगी। N2 क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास दे रखा है 50, मोलर मास आया 60। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐसे ही निकलेगा, मास दे रखा है 850 और मोलर मास कितना है 18, 50 अपॉन 60। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो जल्दी से और बताओ कितना आंसर आ रहा है P1। ये सॉल्व करके इवेंचुअली P1 की वैल्यू आ जाएगी 23.8 माइनस 0.4125, 23.38 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये P1 की वैल्यू आ गई। और देखो ये पार्ट जो है बेसिकली दिस थिंग वाज इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग ये आ गई, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू यही होगी, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे यहीं पे लिख सकते हो आप, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अब एक क्वेश्चन और देखिए एक्सरसाइज का जो मैं करा रहा था, अब बता देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है वो इसके कंपैरिजन में, लेकिन इतना कुछ मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 15 में दिया है एन aqueous solution of 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो एक 2% सोल्यूशन बनाया है हमने, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर एक सोल्यूशन है।
और 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है इसके अंदर। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है इसमें हमने, हाउ मच, 2%, ठीक है। और इसका सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1.004 बार, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of 1.004 बार। तो ये P1 नॉट हुआ या P1 हुआ, कोई बता सकता है जल्दी से मुझे? हाँ जी, ये P1 नॉट हुआ या P1 हुआ? सोल्यूशन का प्रेशर दिया है ना ये, 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद, तो 1.004 बार क्या हुआ तो पूरा P1 नॉट हुआ कि P1 हुआ? P1 हुआ, वेरी गुड। तो ये प्रेशर दिया है आपको सोल्यूशन का, यानी सोल्यूट डालने के बाद, वो दिया 1.004 बार, ठीक है। सोल्यूट कितना डाला, अमाउंट दिया है सोल्यूट का, हाँ 2% डाला है, 2% यानी टोटल का 2%। अब कैसे डालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, या 2% इम्प्लाइज लिख देते हैं, 2% इम्प्लाइज 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सही बात है, यही इम्प्लाई करता है 2%। 2% का मतलब क्या होता है, 2 आउट ऑफ 100। तो 2% क्या इम्प्लाई करता है, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो इससे आपको पता चल गया मास ऑफ सोल्यूट W2 2 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन पता लग गया 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन तो मुझे नहीं चाहिए होता, लेकिन मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सोल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देता हूँ, 98 ग्राम, वेरी गुड। तो 98 ग्राम मेरा सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये जो सोल्यूट है ये अननोन है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिख रखा है, ये नहीं बता सकता, बता रखा कौन सा है, ठीक है। तो मुझे मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, और सॉल्वेंट का मोलर मास मुझे पता है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो सॉल्वेंट का मोलर मास हमें पता है 18 होगा, 18 ग्राम पर मोल होगा, क्योंकि वाटर में किया है डिसॉल्व। अब एक चीज की कमी और है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कहां से आएगी। देखो मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज कम है और क्या चाहिए आपको। फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट, और इस फॉर्मूले को भी मैं ओपन करके लिख देता हूँ, W2 अपॉन M2, और नीचे आएगा W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। अब हमें निकालना है ये M2 निकालना है, ठीक है। आपके पास क्या क्या चीज है, आपके पास P1 की वैल्यू है, आपके पास W1 है, आपके पास W2 है। क्या चीज नहीं है, P1 नॉट नहीं है ना आप लोगों के पास, P1 नॉट नहीं है। और P1 नॉट के बिना कैलकुलेट कैसे करोगे, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल अगर आपके पास नहीं है तो वो कैलकुलेट की ही नहीं जा सकती है, ठीक है। तो P1 नॉट है एक्चुअली आपके पास। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, exerts a vapor pressure of 1.004 bar at normal boiling point of the solvent। तो सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब आपको P1 नॉट की वैल्यू दे रखी है उन्होंने इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली दे रखी है। तो P1 नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो P1 नॉट की वैल्यू होगी, ये बार में दे रखा था ना 1.004 बार, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी बार में लेना पड़ेगा। अगर एटीएम में होता तो मैं सीधा 1 ATM लिख देता, 1 ATM नहीं लिख सकता मैं, बार में लिखना पड़ेगा 1.013 बार। तो ये आपकी P1 नॉट की वैल्यू होगी, क्योंकि उसने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे लिया। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वाटर, ठीक है, वो 1.00013 बार करता है। मैं समझा देता हूँ और क्लियरली, देखो ये कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर है, ठीक है, कंटेनर में प्योर वाटर है। ये वाटर को हम कब कहते हैं कि ये बॉईल हो रहा है, ठीक है। ऊपर से जो एयर है वो इस पे कितना प्रेशर डाल रही है,
जो एयर है वो किस पे कितना प्रेशर डाल रही है, 1 atm का प्रेशर डाल रही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वाटर बॉईल कब होगा, जब वाटर को मैं हीट करता रहूंगा और हीट करते करते धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर, ये कोशिश कर रहा है एवापोरेट होने की लेकिन हो नहीं पा रहा है एवापोरेट। क्यों, क्योंकि ऊपर से एयर प्रेशर डाल रही है। जब इसका वेपर प्रेशर वाटर का 1 atm के बराबर हो जाएगा, 1 atm ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और जब इस वाटर का भी प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा तो ये ऊपर वाले प्रेशर को कैंसिल आउट कर पाएगा। सही बात है, ये ऊपर के से आने वाले एयर के प्रेशर को कैंसिल आउट कर पाएगा, तभी वाटर बॉईल होगा। तो अगर उन्होंने बोला नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे है तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, और अगर बार में लें तो 1 atm जो है 1.013 बार के इक्वल होता है। तो इससे मुझे पता चला कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो P1 नॉट की वैल्यू होती है, यानी प्योर वाटर का जो प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट पे, वो 1 atm या फिर 1.013 बार होता है। बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी साहिल, क्लियर है ये? यस सर। तो हम ये सारी चीजें पुट कर देते हैं इस क्वेश्चन में, आपका आंसर आ जाएगा। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है, P1 नॉट की वैल्यू है 1.013 बार, और P1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.004 बार, 1.013 बार। W2 आपको दे रखा है 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है, W2 अगेन 2 ग्राम मोलर मास निकालना है, प्लस W1 की वैल्यू है 98 ग्राम और मोलर मास है 18 ग्राम। ठीक है, ये आपने रख दिया। अच्छा, इनको ना दोनों को अगर कंफ्यूजन अवॉइड करनी है अभी 2/m2 क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाना है, इसको N2 और N2 ही रख लो। इससे क्या होगा, N2 निकल कर आ जाएगा आपका। जब आपका N2 की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी फिर उसके बाद आप N2 को रख देना 2 ग्राम अपॉन M2, क्योंकि आपको पता है W2 अपॉन M2 होता है और W2 2 ग्राम दे रखा है। फिर इक्वेट करके निकाल लेना M2 की वैल्यू। तो जल्दी से इसे कैलकुलेट करो और बताओ आंसर कितना आ रहा है। पहले N2 कैलकुलेट कर लो। तो N2 की वैल्यू फाइनली ये आ जाएगी सॉल्व करके, और W2 अपॉन M2 रख देंगे इसके इक्वल। तो आपका W2 की वैल्यू 2 ग्राम थी, ये पुट कर दी और डिवाइड बाय 0.0474, फाइनल M2 जो निकल कर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.0474, 42.194 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो इसी के ऊपर, इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का, ये जरा और पढ़िए। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास उसका दे रखा है 40, which should be dissolved in 114 ग्राम of octane, octane में डिसॉल्व करना है 114 ग्राम, to reduce its vapor pressure to 80%। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में ना मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। क्या होता है, जो हमारा जो मोलर मास है ना, कई बार हम क्या करते हैं, ये जो मोल फ्रैक्शन निकाला था हमने राइट हैंड साइड पे, लुक एट दिस पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, कई बार जो ये है ना 98/18, ये जो फिगर है 98/18 वाली जो फिगर है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो N2 की वैल्यू है इसके अंदर ये इतनी छोटी होती है कि N2 में इतना बड़ा नंबर जब आप ऐड करते हो ना, जैसे 98/18 आया 5.44,
और N2 की वैल्यू निकल कर आई 0.0474। तो 5.44 के अंदर इतनी छोटी वैल्यू ऐड करने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर लगे आपको कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है तो आप इसे N2 अपॉन N1 ले लेना, मतलब इसमें से N2 को इग्नोर कर देना, ये जो छोटी वैल्यू है ना इसे इग्नोर कर देना। यानी यहाँ पर N2 अपॉन N1 की N2 अपॉन N1 प्लस N2 लेने की जगह आप सिर्फ N2 अपॉन N1 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ केसेस में जहां आपको लगे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है और N2 N1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सोल्यूट का मास कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, यानी W2 हमें निकालना है और उसका मोलर मास आपको ऑलरेडी दे रखा है सोल्यूट का 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, बताया नहीं है कौन सा है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, अगर मोलर मास दे दिया तो हमें क्या मतलब है कौन सा सोल्यूट है। उसके बाद उसे डिसॉल्व किसमें किया है, वाटर में नहीं किया, इस बार सॉल्वेंट है ऑक्टेन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 114 ग्राम, मोलर मास हम निकाल लेते हैं। ऑक्टेन का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे जल्दी से? C8H18। वेरी गुड, C8H18। तो ऑक्टेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो ये भी कितना आएगा 114 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी, मास भी वो है 114 और मोलर मास भी 114। तो ये चीजें आपको पता लग गई। फिर आपसे क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, उसका वेपर प्रेशर घटाकर 80% कर दिया। अच्छा, अब इसमें जो ये टर्म है ना, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना टू, 80% से पहले टू का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जितना भी था उसे घटाकर 80%, यानी अगर 100 था तो घटाकर 80 कर दिया। सही है, आगे इसका मतलब ये हुआ रिड्यूस टू 80%, यानी कि अगर पहले 100 बार था तो अभी घटाकर कितना कर दिया है, 80 बार कर दिया। यही बात हुई इसका मतलब। अगर ये लिखा होता रिड्यूस्ड बाय 80%, अगर ये लाइन लिखी होती, साहिल आवाज आ रही है, अगर ये लाइन लिखी होती रिड्यूस्ड बाय 80%, तो फिर इसका मतलब क्या होता कि अगर पहले 100 बार था तो बाद में कितना हो गया, 20। तहुरा समझ में आई ये बात? अगर लिखा होता रिड्यूस्ड बाय 80%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 बार था 80% हमने घटा दिया तो कितना हो गया, 20 बार बचा। तो रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, इसमें फर्क पता होना चाहिए आप, यहाँ रिड्यूस टू लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P1 है यानी सॉल्यूशन का प्रेशर है वो सॉल्वेंट के प्रेशर का 80% है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रेशर रिड्यूस टू 80% का मतलब यही हुआ कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है यानी मिलाने के बाद सॉल्यूट, वो सॉल्वेंट के प्रेशर का 80% है। अगर यही इक्वेशन रिड्यूस्ड बाय होती तो क्या बनता, तो बनता P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट में से हम माइनस करते 80% ऑफ P1 नॉट, यानी फाइनल आंसर हमारा वही आता, 20% ही आता, 20/100 P1 नॉट आता। लेकिन हम डायरेक्टली लिखते नहीं है, हमें शो करना पड़ता है कि कैसे 20 आया। तो हम ऐसे दिखाते कि P1 नॉट ओरिजिनल में से 80% P1 नॉट माइनस कर दिया तो हमारा निकल कर 20% आ गया। तो अगर लिखा होता रिड्यूस्ड बाय, अभी फिलहाल हमें ये नहीं करना क्योंकि हमारे पास रिड्यूस्ड बाय नहीं है, हमारे पास क्या है, रिड्यूस्ड टू है। तो अभी हमारा इससे काम चल जाएगा, P1 is equals to 80/100 P1 नॉट। बस हो गया काम। अब आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब इस केस में इग्नोर मत करना क्योंकि ये वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी नहीं आएगी। तो P1 नॉट को आप P1 नॉट ही रख दो और जो P1 है उसे किसके इक्वल रख दो, 80/100। 80/100 को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल करके ये 4/5 आ जाएगा आई थिंक, यस। तो 4/5 P1 नॉट आ जाएगा। तो हम P1 नॉट को P1 नॉट रखते हैं और P1 की जगह क्या रख देते हैं, 4/5 P1 नॉट रख देते हैं डिवाइडेड P1।
N2 की जगह आएगा मास ऑफ सोल्यूट यानी W2 अपॉन में M2 जो आपको 40 दे रखा है, डिवाइडेड बाय अगेन इसमें 114 डिवाइडेड बाय 114 आ जाएगा। W1 M1 सेम आए क्योंकि आपके ये आ गए, देखो 114 ग्राम और 114 ग्राम पर मोल, और फिर इसे ये W बाय 40, 4/5 माइनस करेंगे, ये 1/5 बचेगा। 1/5 P1 नॉट डिवाइडेड बाय P1 नॉट, P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा W2 बाय, ये 1 हो गया, W2 बाय 40। सर आपने 1/5 जी सर आपने 1/5 के ये सब्ट्रैक्ट किया है, P1 नॉट में से 4/5 P1 नॉट सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1/5 बचेगा ना। यस सर 1 W2 बाई 40, तो ये P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/5, यहाँ पे आ गया W2 बाई 40 और यहाँ आ गया 40 प्लस W2 बाई 40, इस 40 से ये 40 कैंसिल, तो ये बचा 1/5 इक्वल्स टू W2 अपॉन 40 प्लस W2, तो आपका आंसर आ गया 40 प्लस W2 is equals to 5 W2, so this will become W2 will become 10 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब ये हमारा रिलेटिव लोइंग एंड वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब रुक जाओ।